ओके बॉयज, आज का पेपर शुरू करता हूँ। आपके लिए मिड टर्म का ये पेपर है, इसको सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन ओमिक कंडक्टर? आंसर सिलिकॉन। ये सेमीकंडक्टर, इसलिए नॉन ओमिक होगा। दूसरा, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर कैरिंग सेम स्टेडी करंट आई कैप इन वैक्यूम एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस वन। तो बेटा आप देखो, ये स्टैंडर्ड एम्पियर की डेफिनेशन है, इसलिए इसका आंसर 1 एम्पियर आएगा। थर्ड, एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एम्पियर मीटर होती है भाई, एम्पियर मीटर, ये इसका आंसर रहेगा। एसी एमीटर रीड्स आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, एसी एमीटर रीड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। द करंट इन ए कॉइल ऑफ 16 मिली एम्पियर इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 to 4 एम्पियर इन दिस सेकेंड। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। एल देखो 16 हेनरी है, मिली हेनरी, इसको कन्वर्ट कर लेना 16 इंटू 10⁻³ डी आई चेंज इन करंट 4-0 अपॉन टाइम। इसको सोल्व करोगे तो आंसर 32 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए इज लाइंग पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन जेड इक्वल टू ए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रीजन ई इक्वल टू सी जेड स्क्वायर के कैप। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट इज। तो आंसर है इसका ए की पावर 4c। देखिए सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। ये सीट है बेटा, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, ए दूरी पर है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी सी ए स्क्वायर के कैप। एरिया वेक्टर साइड ए है तो ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, थीटा 0। तो फ्लक्स की डेफिनेशन ई डी एस कोस 0 होती है, ई की वैल्यू सी ए स्क्वायर, एरिया ए स्क्वायर, कोस 0 की वैल्यू 1, तो सी ए की पावर 4, ये आपका आंसर रहेगा। तो इसका आंसर सी है भाई, इसका आंसर क्या है? सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो डाइपोल दे रखे हैं आपको, अरेंज हैं एक्स वाई प्लेन में। आपको इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ओरिजिन पर। आप इस डायग्राम को देखिए और आप क्वेश्चन को ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। मान लो ये डाइपोल है आपके पास, ये -q +q चार्ज है। आप सोचो पहले एक डाइपोल का सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। यहाँ से इसकी दूरी a, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला k/a², इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला k/a², a की वजह से भी और b की वजह से भी। और ये दोनों फील्ड आपको देखोगे तो आप इस नेगेटिव की तरफ जाएंगे, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2kq/a²। एक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर पे 2kq/a² होता है। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 2kq/a² इधर की तरफ गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ गया, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर। दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो आएगा √2kqa/a², और रिजल्टेंट इन दोनों को बाइसेक्ट करने वाला होगा तो ये ऊपर y एक्सिस है तो नीचे नेगेटिव y एक्सिस, तो नेगेटिव j कैप आंसर फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E = -∠V/∠x आई कैप दिस वन एंड दिस वन। क्योंकि V की वैल्यू है आपकी 3x³, y और z कंपोनेंट नहीं है, इसलिए दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी। V का डिफ्रेंसिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, -3 कांस्टेंट बाहर, x³ का डिफ्रेंसिएशन 3x², और आपको 1 0 2 पर वैल्यू निकालनी थी, इसलिए x की वैल्यू 1 पुट करो तो 3 3 जा 9 आई कैप नेगेटिव एक्सिस के साथ, तो 9 वोल्ट पर मीटर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट ओनली व्हेन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज द कॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ये हम सब जानते हैं, ये इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज्ड इन स्पीड गन? आंसर है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन स्पीड गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a biconvex lens of focal length 10 cm, refractive index 1.47 is immersed in a liquid, it become invisible, the refractive index of liquid is। तो बेटा आपको ये याद रखना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को उसी लिक्विड में रखो, लेंस को जिसमें है, तो वो इनविजिबल हो जाता है, तो इसका आंसर 1.47 रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म दिस इज प्लेस्ड इन एयर, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा m, इफ एयर इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब देखो जब मीडियम में डालोगे तो म्यू घट जाएगा, तो डेल्टा एम भी घट जाएगा, क्योंकि डेल्टा एम का ये फॉर्मूला होता है बेटा μ = μ2/μ1 = sin a + डेल्टा m/2 अपॉन sin a/2। sin a एंगल ऑफ प्रिज्म फिक्स है, इसलिए ये फिक्स हो गया। μ1 इंक्रीज हो गया तो म्यू घट गया तो डेल्टा एम कम हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ मिनिमम डेविएशन कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजर्सन रीजनिंग, ए स्फेयर एंड ए क्यूब बोथ enclose a charge q inside them, the electric flux is more associated with the sphere than cube। तो गलत है, क्योंकि अगर चार्ज एनक्लोज सेम है तो फ्लक्स भी सेम होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फॉर ए गिवन वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज मोर, ये भी गलत है, क्योंकि स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो मिनिमम होता है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है भाई, तो डी आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, फॉर ए कैपेसिटर
टू स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज विदाउट लीकिंग कैपेसिटेंस वुड बी आई, बिल्कुल ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इंप्लाइज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी बिल्कुल ठीक है बेटा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा आयनाइजेशन होगा, तो इसमें ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ए आंसर रहेगा। हायर द रेंज लोअर इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, बिल्कुल ठीक है। एस इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी होता है, आई ज़्यादा होगा तो एस कम हो जाएगा। व्हेन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, ये गलत है क्योंकि सीरीज में तो रेजिस्टेंस जुड़ने पर हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ता ही है, तो इसका आंसर सी आएगा। ए ठीक है लेकिन आर गलत है, सी। नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिल्कुल ठीक है। द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलमोस्ट 90 डिग्री, गलत है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों सेम फेज में होते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर सी रहेगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेंजीज लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन। ये कहता है कि प्रूव करो कि लेंजीज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो आप सबको पता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। देखो लेंजीज लॉ में आपने ये कहना है कि बेटा जब हम एक मैग्नेट को एक कॉयल की तरफ लाते थे तो हम वहाँ पे एक अपोजिट ईएमएफ देखते हैं, और जब हम उसको लाते हैं तो वी ब्रिंग दैट मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉयल अगेंस्ट दैट फोर्स। नज़दीक ला रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करते हैं, और दूर जा रहे हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क करते हैं, इसीलिए वो वर्क ही हमारा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये आपको कहना है कि लेंजीज लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट दिस। तो बेटा ये प्राइमरी वोल्टेज हो गया ई एस, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है विद प्राइमरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स होगी प्राइमरी कॉयल में 30,000, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉयल बताना है। अगर आउटपुट यानी कि ई सेकेंडरी 220 है तो आप फॉर्मूला लगा दो ई एस अपॉन ई पी इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, शायद इसका आंसर 600 आएगा, आप इसे चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, two cells of EMF E1 and E2 are internal resistance R1 and R2 respectively are connected as shown in figure. Derive the expression for equivalent EMF and equivalent internal resistance of this combination. आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। ये क्या कहता है कि हमारे पास मान लो दो सेल हैं, ये पहला सेल है और ये दूसरा सेल है भाई। इसका EMF E1 है और इसका EMF E2 है। आपको पता है कि सीरीज में वोल्टेज ऐड होता है V = V1 + V2। V1 की वैल्यू होती है E1 माइनस आई इंटू R1 और V2 की वैल्यू होती है E2 प्लस आई इंटू R2, E2 माइनस आई इंटू R2, क्योंकि इन दोनों में करंट सेम है, इन दोनों को ऐड कर दो तो E1 प्लस E2 माइनस आई कॉमन ले लो R1 प्लस R2, कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ तो V = E माइनस आई आर, तो आपको नज़र आएगा कि E = हो गया E1 प्लस E2 और R हो गया R1 प्लस R2। यही आपको इस क्वेश्चन में करके देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 0.1 मीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स एंड कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल। बेटा टॉर्क का फॉर्मूला NIBA साइन अल्फा होता है। सभी टर्म गिवन है, देखो आप देखोगे N20 है, I 12 एम्पियर है, साइड 0.1 है तो इसका एरिया निकालोगे तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। B की वैल्यू 0.8 टेस्ला है, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि साइन अल्फा शुड बी नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, अल्फा शुड बी नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, इसलिए इसको 90 में से माइनस करना है, तो 90 - 30 यानी कि 60, अल्फा 60 यूज करके इस फॉर्मूले में पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट डेल्टा L वेक्टर इक्वल टू डेल्टा X I कैप इज प्लेस्ड एट एन ओरिजिन एंड कैरीज ए लार्ज करंट I 10 एम्पियर। shown in figure, calculate the direction and magnitude of the magnetic field on y axis at a distance of 0.5 मीटर। ये तो बेटा बायोट-सावर्ट लॉ लगाना है। बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग B = μ0/4π आइडियल क्रॉस R अपॉन R³ होता है। अब देखो μ0/4π की वैल्यू तो 10⁻⁷ हो गई, I दे रखा आपको 10 एम्पियर। DL देखो आप ध्यान से देखो तो डेल्टा X I कैप है और डेल्टा X की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, तो 1 × 10⁻², 1 × 10⁻² इंटू आई कैप, और R Y एक्सिस पर है, R हो गया 0.5 J कैप, तो 0.5 J कैप और नीचे R³ होता है 0.5 का होल क्यूब,
इसको सोल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ आई क्रॉस जे आएगा, आई क्रॉस जे का मतलब डायरेक्शन आ गई के कैप, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी जेड एक्सिस के अलोंग होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई डज ए पैरामैग्नेटिक सैंपल डिस्प्ले ग्रेटर मैग्नेटिज्म फॉर ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड व्हेन कूल्ड, वेयर एज ए डायमैग्नेटिक सैंपल इन कॉन्ट्रास्ट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो आपको इसमें यह कहना है कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और उनका मैग्नेटाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो जैसे आप उसे कूल करोगे तो जो अलाइनमेंट होता है एटम्स का वो ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, थर्मल मोशन आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए उस पर इफेक्ट आता है। जबकि आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता, वहाँ ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, इसी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर कम करने के बाद भी किसी भी चीज़ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए आप वहाँ का। सो नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। तो टॉ इक्वल टू P क्रॉस ई होता है, तो टॉ इक्वल टू P क्रॉस ई हो गया, ठीक है, ये तो एक्सप्रेशन हो गया। आप चाहो तो P साइन थीटा लिख सकते हो। आइडेंटिफाई टू पेयर्स ऑफ वेक्टर्स इन दिस एक्सप्रेशन विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमें पता है कि टॉर्क परपेंडिकुलर टू P भी होता है, टॉर्क परपेंडिकुलर टू E, तो वो दो पेयर होंगे P एंड टॉ, E एंड टॉ। So diagrammatically the orientation of the dipole in the electric field for stable equilibrium, stable equilibrium में दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं P और E, for unstable equilibrium दोनों अपोजिट में होते हैं P और E, P और E। ओके, नेक्स्ट है डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। बेटा आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन इसके अंदर देनी है। ओके, थैंक यू। पहले 27 था, अब 73 है। दोनों का जब आप डिफरेंस लोगे तो आर एफ माइनस आर आई इंटू डेल्टा टी, तो जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी, डेल्टा टी 100 हो गया। आर आप फाइनल, मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस दे रहा हूँ, आप फाइनल रेजिस्टेंस हमेशा बड़े वाले टेम्परेचर के हिसाब से माना करो। मान लो बड़े वाला टेम्परेचर हमारा ये 27 वाला है, तो इसे आप 10 मान लो, इसे क्या मान लो 10। आर इनिशियल मान लीजिए आर था छोटे वाले टेम्परेचर में, आर इनिशियल आर है, और अल्फा का वैल्यू आपको दे रखा है 1.7 इंटू 10 की पावर -4, तो ये हो जाएगा 10 माइनस आर अपॉन 100 आर। इसको सोल्व करना आप सभी आर के लिए, और जब आप इसको सोल्व करोगे आर के लिए तो आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.83 ओम। ये बेटा आपका आंसर बनने वाला है। दिस इज द आंसर फॉर यू। ओके, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, कैलकुलेट द वर्क डन इन डिसोसिएट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज प्लेस्ड एट द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको देखोगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। वर्क डन का फाइनल फॉर्मूला होता है बेटा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 6 माइक्रोकुलाम है, पेपर में फैराड लिखा हुआ था, तो आप इसे ध्यान से सोचेंगे। ये 12 सेंटीमीटर की दूरी है, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल तो 0 हो जाएगा, जब डिसोसिएट कर दोगे तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आ जाएगा। U इनिशियल निकालो, फॉर्मूला बनेगा K Q1 Q2 बाय R प्लस K Q1 Q3 बाय R प्लस K Q1 Q2 Q3 बाय R। अब ध्यान से देखो तो K, ये Q1 ये Q2 सेम है, ये Q1 ये Q3 सेम है, ये Q2 Q3 सेम है, वैल्यू सबकी सेम है। K Q1 Q2 बाय R मैं कॉमन ले लेता हूं, लेकिन साइन अलग है। इन दोनों की प्रोडक्ट का साइन 1 आएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट का साइन -1 आएगा, ऐसे ही इन दोनों की प्रोडक्ट का साइन -1 आएगा। तो -1 से +1 कट गया, तो फॉर्मूला बना माइनस K Q1 Q2 बाय R। तो आपकी इनिशियल एनर्जी आ गई भाई K Q1 Q2 बाय R। वैल्यू रखो 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 10 पावर 9, पहला चार्ज 6 इंटू 10 पावर -6, दूसरा चार्ज 6 इंटू 10 पावर -6, और दूरी इनके बीच की है 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 10 पावर -2, और माइनस साइन यहाँ आएगा। जब आप इस सबको सोल्व करते हो
तो ये आंसर 2.7 आता है, माइनस 2.7, तो ये आंसर आ जाएगा 0 माइनस ऑफ माइनस 2.7, तो आंसर आया 2.7 जूल। दिस इज द आंसर फॉर इट। ये वर्क डन आएगा भाई आपका, ओके राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ए बार मैग्नेट ऑफ डाइपोल मोमेंट m is placed in a uniform magnetic field B making an angle theta and then released to oscillate. If this angle theta is very small, then show that bar magnet will execute simple harmonic motion and find the time period of the oscillation. आप इसे थोड़ा ध्यान से करेंगे, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन हमारे सर ने, जिन्होंने भी ये पेपर बनाया है, वो एडजस्ट किया है यहाँ पर। चलिए मैं आपके लिए सॉल्यूशन करता हूँ। आपको पता है कि जब हम किसी भी बार को, मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, टो इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ये टॉर्क लगता है। और क्योंकि थीटा स्मॉल है इसलिए साइन थीटा को हम थीटा के बराबर मान लेंगे, तो टॉ इक्वल टू हो जाएगा एम बी थीटा। ये टॉर्क यहाँ पे काम करेगा और ये रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, ये आप सबको पता है, इसलिए माइनस साइन आप यहाँ पर देंगे। वी आल्सो नो टॉ इक्वल टू आई एल्फा, टॉ इक्वल टू आई एल्फा, तो एल्फा इक्वल टू आ गया टॉ अपॉन आई। टॉ की वैल्यू मैग्नीट्यूड में लिख दें, एम बी थीटा अपॉन आई, एम बी थीटा अपॉन आई। एल्फा जो है, अगर आप ध्यान से सोचो, एल्फा की जो वैल्यू है, एल्फा किसी को याद है? एल्फा की वैल्यू जो है वो ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। एल्फा की वैल्यू क्या होती है भाई? ओमेगा स्क्वायर थीटा होती है। तो एल्फा को आप ओमेगा स्क्वायर थीटा रख दो, ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम बी थीटा बाय आई, तो थीटा से थीटा कटा तो ओमेगा इक्वल टू आ गया अंडर रूट एम बी बाय आई। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी के बराबर, तो टी निकालना आपको, तो टी इक्वल टू आ जाएगा, ऊपर लेके जाओ तो 2 पाई इंटू अंडर रूट आई अपॉन एम इंटू बी। ये इसका सॉल्यूशन है। इसे आप ध्यान से देखेंगे। जब किसी मैग्नेट को किसी भी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है और उस टॉर्क के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आसान है, ये आप सब कर लेंगे। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब करिए। एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस, आप सब जानते हो, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल एंड नेचर ऑफ द मीडियम। एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस हेनरी, ये आप सबको क्लियर है। ओके, चलिए दिस इज द क्वेश्चन नंबर 26। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27। द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दे रखा है बेटा आपको, b इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ साइन 0.3 इंटू 10⁻³ x प्लस 9 इंटू 10⁻10t टेस्ला। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी निकालना है। आप सबको पता है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखते हैं तो b इक्वल टू होता है b नोट साइन kx प्लस ओमेगा टी, kx प्लस ओमेगा टी। ओके, आप इस इक्वेशन के साथ इसे कंपेयर करेंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ x के साथ 0.3 इंटू 10⁻³ है और यहाँ x के साथ k है, तो k को आप 0.3 इंटू 10⁻³ के बराबर रखोगे और k 2 पाई बाई लैम्डा होता है। k किसके बराबर होता है? 2 पाई बाई लैम्डा। तो आप यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लोगे। t के साथ जो फैक्टर होता है वो ओमेगा होता है, तो ओमेगा की वैल्यू 9 इंटू 10⁻t और ओमेगा 2 पाई न्यू होता है, तो 2 पाई न्यू इक्वल टू 9 इंटू 10⁻10, तो आप यहाँ से न्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तीसरी चीज, राइट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है E इक्वल टू ई नोट साइन, और ये वाला पूरा फैक्टर यो का यो लिखना है, 0.3 इंटू 10⁻³ x प्लस 9 इंटू 10⁻10t। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम्ब रहेगा, ये आपको ध्यान देना है, न्यूटन पर। अब आपको ई नोट निकालना है। आपको क्या निकालना है? ई नोट। तो आप लोगों को एक रिलेशन पता है, C इक्वल टू ई नोट बाई बी नोट। यहां से आप ई नोट का वैल्यू निकाल दोगे तो C इंटू बी नोट, C 3 इंटू 10⁻8 और बी नोट का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁷।
तो 660 आ गया, तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगा 60 और बाकी यूं का यूं पूरा लिख देंगे। तो ये एक्सप्रेशन रहेगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। देयर आर टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द इमेज फॉर्म्ड इज 4 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ड्रॉ रे डायग्राम। रे डायग्राम आप खुद बना लेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोजीशंस। में ये आपको बता देता हूं। देखो ऐसा तब होता है जब m इक्वल टू प्लस माइनस 4 होता है भाई। ऐसा तब होता है जब m इक्वल टू प्लस माइनस 4 होता है। और मिरर के केस में आप जानते हो कि m इक्वल टू प्लस माइनस 4 होने का मतलब है एक बार m को -4 ले लो और एक बार m को ले लीजिए +4। अगर मैं m को -4 लेता हूं, m को लेता हूं -4, तो -4 इक्वल टू -v/u, तो मुझे नजर आता है कि v इक्वल टू आ जाएगा 4u। और दूसरी बार अगर m को मैं +4 लेता हूं तो ये -v/u, तो v का वैल्यू आ जाएगा बेटा -4u। अब आपके दो क्वेश्चन बन गए, एक v इक्वल टू 4u से और एक v इक्वल टू -4u से। अगर मैंने u को मान लो x मान लिया तो v हो जाएगा 4x, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग u -x तो v -4x। और जब मैं मिरर फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करता हूँ, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है -20। ये सॉल्व किया तो यहाँ से x 25 आ जाएगा। x u की वैल्यू है तो v की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25 मल्टीप्लाई बाई 400। इसी तरीके से जब आप v इक्वल टू -4u लोगे तो आपने अगर u को x माना है तो v प्लस 4x हो जाएगा। और फिर से वही मिरर फॉर्मूला लगाओ और v को सोल्व करो x के लिए, तो x 15 सेंटीमीटर आ गया, तो v की वैल्यू 60 आ जाएगी। v की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। अब इस क्वेश्चन में आपसे दो चीजें पूछी हैं। इस क्वेश्चन में आपसे दो चीजें पूछी हैं। एक तो आपसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन दो पोजीशन, दिस टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप देखोगे पहली पोजीशन 25 पर आ रही है और दूसरी पोजीशन आ रही है 15 पर, तो दोनों के बीच की दूरी आएगी 10 सेंटीमीटर। तो दोनों 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होने वाले हैं। दोनों कितनी दूरी पर होने वाले हैं? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होने वाले हैं। तो ये आपका आंसर रहेगा, 10 सेंटीमीटर उनके बीच की दूरी होगी। इज इट ओके? ठीक है। अब सेकेंड पार्ट, अ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर from an object. The image of the object is formed on the screen by convex lens for two different locations of the lens separated by 20 centimeter. Calculate the focal length of the lens used. Draw the ray diagram. ray diagram आपको खुद कर लेना है। एक फॉर्मूला है बेटा, जब मुझे ये पता हो कि ये स्क्रीन है, ये ऑब्जेक्ट और स्क्रीन है, और लेंस को दो अलग अलग लोकेशन पे रखने पर मुझे सेम जगह लोकेशन पे इमेज बनती है, तो ये फॉर्मूला होता है d² - x² अपॉन 4d। d होता है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी, जो कि इसमें 100 है, और x है दो लोकेशन के बीच की दूरी। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से d² - x² अपॉन 4d, तो फोकल लेंथ निकालने का ये फॉर्मूला है। तो d 100 x 20 अपॉन 4 इंटू 100 सोल्व करोगे तो 24 सेंटीमीटर बेटा इसका आंसर आ जाएगा। इज इट ओके? तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन 29, इसका स्टेटमेंट आप पढ़ते रहिएगा, मैं आपको इसका पहले पार्ट का आंसर दे देता हूं। एन आइडेंटिकल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C। देखो भाई, सीरीज में जो फॉर्मूला है आप जानते हो कि 1/C से निकलता है, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो सारे आइडेंटिकल हैं और सबकी वैल्यू C1 है। तो जो यहाँ C आएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ये C1 होते जाएंगे तो n/C1। तो C की वैल्यू आएगी C1/n। C की वैल्यू आ रही है C1/n। ऐसे ही कहता है कि नाउ n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C2 ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C0। जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आती है C0। पैरेलल में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आती है C0, वो nC2 के बराबर हो गई। क्वेश्चन में कहता है C इक्वल टू C0 है, C इक्वल टू C0।
तो C इक्वल टू सी नोट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग C इक्वल टू सी नोट, तो C की वैल्यू C1/n और C नोट की वैल्यू NC2, तो C1/C2 पूछा है आपसे, तो ये n स्क्वायर आ जाएगा, C1/C2 आ जाएगा n स्क्वायर, तो A विल बी द आंसर फॉर इट, A विल बी द आंसर फॉर बी पार्ट। मैंने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, आप लोग पढ़ते रहिएगा इसे। इस ग्राफ में ये कहता है कि दो ग्राफ हैं, पहला ग्राफ Q और V के बीच में है विद एयर, और दूसरा ग्राफ है विद एनी मीडियम। तो आपसे पूछा मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। आप सब जानते हो कि जो कैपेसिटी होती है मीडियम पे डालने पर K टाइम्स हो जाती है, C डैश इक्वल टू K इंटू सी, C डैश इक्वल टू K इंटू सी। अगर ग्राफ Q और V के बीच में है तो इस ग्राफ की स्लोप हमें कैपेसिटी देगी Q/V इक्वल टू C। तो पहली कैपेसिटी टेंजेंट 30 के हिसाब से, टेंजेंट 30 के हिसाब से √3 होगी, ये C की वैल्यू हो गई भाई। और इस केस में C डैश की वैल्यू आएगी टेंजेंट 60, सॉरी ये √3 नहीं, 1/√3, टेंजेंट 30 होता है, टेंजेंट 60 होता है √3। तो इस हिसाब से आप देखोगे कि C डैश की वैल्यू जो है वो √3 आ गई, K इंटू 1/√3, तो K कम्स आउट टू बी 3, K 3 हो जाएगा भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस डायग्राम में आपसे बहुत इंटरेस्टिंग बात पूछी है। ये डायग्राम दिए गए हैं, 4 प्लेट्स अरेंज है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, पोटेंशियल्स की वैल्यू दी गई है। पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, फॉर विच पेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग आई कैप, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आप सभी जानते हो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, और पोटेंशियल की वैल्यू भी आप जानते हो जैसे न्यूमेरिकल नंबर होते हैं उसके हिसाब से। तो इस केस में, पहले केस में देखोगे तो -50 हायर पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव एक्सिस की तरफ है। 150 हायर पोटेंशियल है, नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, ये भी नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, ये पॉजिटिव, क्योंकि -100 वोल्ट हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। तो ये चौथा केस आपका आंसर रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, इस केस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। नेक्स्ट केस में पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़्यादा होगी, इसको अरेंजमेंट देना है। तो E ऊपर वाले क्वेश्चन में बेटा आप सभी जानते हो E इक्वल टू dV/dr होता है। dr सब में सेम है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस देखो 300, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे 220, ध्यान से सुनो, 200 - 20, तो 200 माइनस और -20 220, इसमें 200, इसमें 20, तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा यहाँ होगी, उसके बाद यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ। तो E4 सबसे ज़्यादा, फिर E3, फिर E2 और फिर E1। तो C विल बी द आंसर फॉर इट। ये बेटा इसका आंसर रहेगा C। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन कैपेसिटर वाला डायरेक्ट किया जा सकता है, वर्बल क्वेश्चन है। गिवन नेटवर्क में चार्ज ऑन द कैपेसिटर C2, इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है। ध्यान से देखो, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, सीरीज में वैल्यू सेम है तो कैपेसिटी आधी हो जाएगी 50। ये दोनों पैरेलल में जुड़ के 100 हो गए, ये 100 हो गए। अब ये 100 और 100 50, ये 100 और 100 क्या हो गए 50 सीरीज में, तो नेट कैपेसिटी होगी 50, नेट कैपेसिटी होगी भाई 50 C, और V दे रखा है 100 वोल्ट, V दे रखा है 100 वोल्ट। तो यहाँ जो Q आएगा ना वो 5000 माइक्रोकुलाम्ब आ गया भाई। Q कितना आ गया 5000 माइक्रोकुलाम्ब। अब ध्यान से सोचो, ये 100 और ये पूरा 100, इन दोनों में जो चार्ज है वो बराबर रहेगा, तो इसका मतलब 5000 यहाँ रहेगा और 5000 इस 100 वाले पे रहेगा। ये 100 इस 50 और इस पूरे 50 से मिलके बना है, तो पैरेलल में बढ़ जाता है, बराबर बराबर बढ़ गया। तो 5000 था तो 2500 यहाँ आ गया, 2500 यहाँ आ गया और 2500 यहाँ आ गया। अब इन दोनों के बाद 2500 2500 होगा क्योंकि दोनों सीरीज में, तो वैल्यू आएगी 2500 माइक्रोकुलाम्ब, और माइक्रो के मिली बनाओगे तो 2.5 मिलीकुलाम्ब, ये आपका आंसर आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट हमने पढ़ ली है, ये कहता है आप पढ़ लीजिएगा, पेपर आप सबके पास होगा बेटा, आप पेपर से आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को मैच कीजिएगा। An electron moving with velocity v I cap enters into a region where electric field E equal to E j cap and magnetic field B equal to B k cap exist. Lorentz force acting on the electron will be,
ध्यान से सुनना भाई सभी। अब देखो स्टेटमेंट को, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जे एक्सिस के अलोंग लग रही है, तो जो फोर्स लगेगी वो लगेगी माइनस ई इंटू कैपिटल ई। ओके स्टार्ट। देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वी आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड ई जे कैप, तो जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे वो लगेगा ई इंटू कैपिटल ई जे कैप। ये तो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो क्यू तो हो गया माइनस ई, वी है वी आई कैप और बी है बी के कैप। अगर आप इसको इकट्ठा करो तो ये होगा माइनस ई इंटू वी इंटू बी, आई क्रॉस के होता है माइनस जे कैप, तो ये हो गया ई वी बी जे कैप। तो जो टोटल फोर्स होगा एफ, वो इलेक्ट्रिक फोर्स और इस मैग्नेटिक फोर्स दोनों का सम होगा। तो एफ हो गया माइनस ई कैपिटल ई जे कैप प्लस ई वी बी जे कैप। अगर इन दोनों को फॉर्मूले के हिसाब से ई कॉमन लो तो माइनस ई प्लस वी बी जे कैप, ये इसका आंसर आएगा। तो डी विल बी द आंसर फॉर इट, डी विल बी द आंसर ऑफ। In the above question, if the electron undeflected in the region combined field, then देखो आप जानते हो अगर इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड है तो इसका मतलब दोनों फोर्स बैलेंस कर रही होंगी। क्यू ई इक्वल टू बी क्यू वी, क्यू से क्यू कट गया तो वी इक्वल टू ई क्रॉस बी आ जाएगा, ई बाई बी आ जाएगा। तो ए विल बी द आंसर फॉर इट, ए इज द आंसर फॉर इट। द पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज हेलिक्स। द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी इज 30 डिग्री। हेलिक्स केवल तभी होता है जब थीटा 0, 90 और 180 नहीं होता, इसलिए 30 डिग्री आंसर आएगा। ए प्रोटॉन इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए सर्कुलर पाथ, इट्स टाइम पीरियड इज टी, इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स द न्यू टाइम पीरियड विल बी। जो टाइम पीरियड होता है बेटा वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी और रेडियस होता है, इसलिए इसका नया टाइम पीरियड टी ही रहेगा। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। इन दोनों तीनों में कौन सी स्टेटमेंट है? तो मैग्नेटिक फोर्स नेवर चेंजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, तो यही इसकी करेक्ट स्टेटमेंट होने वाली है। ओके सेक्शन ई, यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिड्यूस ओम्स लॉ। ओम्स लॉ डिराइव करना भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आप कर लीजिएगा। राइट वेक्टर फॉर्म जे इक्वल टू सिग्मा ई, जे इक्वल टू सिग्मा ई, ये वेक्टर फॉर्म है, ये आपको ले लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 वायर्स एक्स एंड वाई ऑफ सेम रजिस्टिविटी आर कनेक्टेड इन सीरीज। बेटा 2 वायर की रजिस्टिविटी सेम है, रो 1 रो 2 के बराबर दे रखी है सीरीज में, इसलिए दोनों में करंट भी सेम है, आई सेम है। इफ द लेंथ ऑफ द वायर सेम, तो L1 और L2 भी सेम है। रेजिस्टेंस में रेशियो दे रखी है 4:9, R1:R2 की रेशियो दे रखी है 4:9। तो रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी है। ध्यान से देखो भाई, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन में करंट सेम है, तो इसका मतलब I इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो V इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A हो गया, तो V1 बाई V2 इक्वल टू A2 बाई A1। रजिस्टिविटी सेम है इसलिए N भी सेम है, E भी सेम है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको R1:R2 की रेशियो दे रखी है 4:9, R1 हो गया रो 1 L1 बाय A1 डिवाइडेड बाय रो 2 L2 बाय A2 इक्वल टू 4:9। रो बराबर है L बराबर है, ये कट गए, तो A2 बाय A1 की वैल्यू आ गई 4:9। और आप यहाँ देखो V1 बाई V2 जो है वो A2:A1 है, तो A2:A1 की वैल्यू आ गई 4:9। ध्यान से देखना एक बार, R1:R2 4:9 है, रो 1 L1 बाई A1 इक्वल टू रो 2 L2 बाई A2, A2 बाई A1 आ गया 4:9, यस बिल्कुल ठीक है। तो V1 बाई V2 इन्वर्सली है, तो A2 बाई A1, तो ये 4:9 आ जाएगा भाई। ओके ये आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। स्टेट किरचॉफ लॉ, सिग्निफिकेंस, ये आप सब कर सकते हो आराम से। ये वाला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन किरचॉफ लॉ से करना है आप सबको। इसका सॉल्यूशन मैं आपके पास
मैं एक फ़ोटो आपको भेज देता हूँ, मैंने किया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को करके देख लीजिएगा सभी। ये रहा इसका सॉल्यूशन, मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप यहाँ से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा सभी। ओके, किरचॉफ्स लॉ आप सबको आता है, आप अप्लाई कीजिएगा किरचॉफ्स लॉ और इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। An AC source of voltage V equal to V naught sin omega t is connected to a pure resistor. Derive the expression for average power. तो average power का फॉर्मूला डिराइव करना है आपको, ये अपने आप कर लीजिएगा। In the given AC circuit, phase difference between current and voltage is 0 डिग्री। ध्यान से देखो भाई, phase difference between current and voltage is 0 डिग्री। सर्किट RLC है, RLC और phase difference 0, तो इसका मतलब सीधी बात है, वो कह रहे हैं यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। कैलकुलेट एवरेज पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द सर्किट इन वन साइकिल। एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है EV IV cos phi या E नोट I नोट बाई 2 cos phi। क्योंकि phi 0 है इसलिए cos phi की वैल्यू तो हो गई 1। अब मैं यहाँ E नोट की वैल्यू रख रहा हूँ, आप इस फॉर्मूले देखो तो ये E नोट है, E नोट इंटू I नोट, I नोट होगा E नोट बाई R। रेजोनेंस है ना, तो इसलिए Z की वैल्यू R होगी 200 बाई √2, और R की वैल्यू देखो इस क्वेश्चन में 20 है, तो R की वैल्यू 20 है, तो डिवाइडेड बाई 20 और डिवाइडेड बाई 2। E नोट I नोट बाई 2, E नोट का वैल्यू 200 √2, I नोट का वैल्यू E नोट बाई R, E नोट बाई R, और ये डिवाइडेड बाई 2। इसको सोल्व करो, 2000 वाट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रेजोनेंस है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द रेजोनेंस इन द LCR सर्किट, और एक्सप्रेशन निकालना है, ये आप अपने आप करिएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A series LCR circuit connected to an AC source 200 volt 50 hertz. The voltage across the resistor, capacitor and inductor are respectively 200, 250, 250 volt. रेजिस्टेंस की वैल्यू 40 ओम है, तो करंट सर्किट में बताना है। ध्यान से देखोगे आप इस क्वेश्चन को, तो L और C के पास वोल्टेज बराबर है, इसलिए यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस हो रहा है इसलिए जो करंट की वैल्यू है वो E बाई जेड हो जाएगी, और जेड यहाँ पे R है, तो E की वैल्यू 200 और R की वैल्यू 40, तो 5 एम्पियर बेटा आपका आंसर आएगा, 5 एम्पियर इसका आंसर आएगा। बाकी ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा अपने आप, ये आसान क्वेश्चन है, मैं इनको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप अपने लेवल पर इन क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।